हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था पादपों में श्वसन। और इस टॉपिक में पिछली क्लासों में हमने काफी कुछ चर्चा कर ली है। जैसे लास्ट क्लास में हमने आरक्यू पढ़ा था। आरक्यू में हमने देखा कि श्वसन में जो काम में ली गई ऑक्सीजन गैस है और जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम आरक्यू कहते हैं। और कुछ आरक्यू हमने पढ़े थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू 1 होता है, वसा का आरक्यू 0.7 होता है, प्रोटीन का आरक्यू 0.8 होता है, कार्बनिक अम्ल का आरक्यू कितना होता है तो 1.33 होता है, मसलोद्भिद पादप का आरक्यू कितना होता है तो 0 होता है, और अनाक्षी श्वसन का आरक्यू कितना होता है तो अनंत होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे एफिबोलिक पद क्या होता है। एपिबोलिक पद क्या होता है, तो अभी तक आपने पढ़ा कि जो श्वसन में जो मुख्य श्वसन क्रियादार है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, वही हमने काम में लिया था। अब कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा श्वसन के रूप में वसा को भी काम में ले लेते हैं, प्रोटीन को भी काम में ले लेते हैं, और कार्बनिक अम्ल को भी काम में ले लेते हैं। वही हम पढ़ेंगे आज कि जैसे प्रोटीन वसा के श्वसन के अंदर काम में आ रहा है तो प्रोटीन किस में बदलेगा, फिर उससे कैसे ऊर्जा मिलेगी। वसा है तो वसा श्वसन में काम आ रही है तो वसा सबसे पहले किस में टूटेगी और उससे किस प्रकार से ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एपिबोलिक पद। एपिबोलिक पद क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो श्वसन क्रिया है उसमें मोस्टली हम श्वसन क्रियादार की बात करें, जो मुख्य है वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लेने से पहले हमने इसको किस में बदला था, ग्लूकोज में, जो कि सबसे सरलतम है। ठीक है, अब हम बात करें कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो वसा यानी फैट, वसा को भी श्वसन के रूप में काम में ले लेते हैं, कुछ प्रोटीन को भी श्वसन के रूप में काम में ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं पादप जो कार्बनिक अम्ल को भी श्वसन के रूप में काम में ले लेते हैं। तो अगर ये चीजें श्वसन के अंदर काम में आ रही हैं तो सबसे पहले ये किस में बदलेगी और किस प्रकार से इनसे ऊर्जा मिलेगी वो बातें करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए, अगर श्वसन क्रिया में वसा भाग ले रही है यानी फैट भाग ले रही है, तो सबसे पहले जो वसा है, ये वसा दो चीजों में बदलती है। एक बदलती है वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, वसीय अम्ल। सबसे पहले वसा किस में बदलेगी, वसीय अम्ल में, और या दूसरा है फॉस्फोगिल्सरैडिएट। वसा सबसे पहले दो यौगिकों में बदल जाती है। सबसे पहले बनता है वसीय अम्ल और एक बनेगा फॉस्फोगिल्सरैडिएट। अब जो ये वसीय अम्ल है, फैटी एसिड, ये सबसे पहले बदलेगा एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें बदलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। याद आ रहा है आपको एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा। और एसिटाइल कोएंजाइम हमने पढ़ा था कि इसको हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की क्या करते हैं, योजक कड़ी। क्लियर दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, अगर वसा है वो श्वसन में भाग ले रही है तो वसा सबसे पहले वसीय अम्ल और फॉस्फोगिल्सरैडिएट में बदलेगी, और वसीय अम्ल आगे चलकर क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बना था, तो मैंने आपको जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था तो हमने ग्लाइकोलाइसिस में क्या पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद था वो पायरुविक अम्ल था। वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, कोएंजाइम ए और मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है और बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम, जिसको हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की क्या कहा था, योजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक कहा था। कैसे बना, तो मैं वापस बता देता हूं। हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो पायरुविक अम्ल है। क्या होता है, पायरुविक अम्ल, जो कि 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, यह पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है कोएंजाइम ए, और यह क्रिया करता है एक एनएडी के साथ और बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम है, इसी को हमने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब साइकिल के बीच की कनेक्टिव लिंक, क्या नाम दिया था हमने, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच की क्या है, कनेक्टिव लिंक, योजक कड़ी है। तो हम कह रहे हैं कि जो वसीय अम्ल है, हम पढ़ रहे हैं कि अगर श्वसन में वसा काम में ली जाती है तो वसा सबसे पहले वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और फॉस्फोगिल्सरैडिएट में बदलती है। वसीय अम्ल आगे चलकर क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम ये आगे किसमें प्रवेश करेगा, क्रेब साइकिल के अंदर। कहां प्रवेश करेगा, क्रेब साइकिल के अंदर, और वहां पर ये काम में आएगा। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम आगे कहां चला जाएगा, क्रेब साइकिल में, और ऊर्जा बनाएगा। ठीक है,
और अगर फॉस्फोग्लिसरेड ये आगे चलकर श्वसन में भाग ले लेता है, ठीक है। मतलब वसी अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल आगे बदल किस में जाता है, फॉस्फोग्लिसरेड में। किस में बदल जाता है, फॉस्फोग्लिसरेड में। और फॉस्फोग्लिसरेड आगे जाकर श्वसन में भाग ले लेगा, ठीक है। तो वसा अगर श्वसन में भाग ले रही है तो वसा सबसे पहले वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। वसी अम्ल आगे चलकर एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है और ये आगे चलकर क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा। और ग्लिसरॉल किस में बदल जाता है, फॉस्फोग्लिसरेड में, जो कि आगे चलकर श्वसन में भाग लेगा, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो वसा है इसके विघटन यानी तोड़ने के लिए और इसके संश्लेषण के लिए यानी सिंथेसिस के लिए एक श्वसनीय पथ होता है, जिसमें हम विघटन हो रहा है उस क्रिया को कहेंगे अपचय। क्या कहेंगे, अपचय। और संश्लेषण की क्रिया को कहेंगे उपचय। विघटन की क्रिया कहलाती है अपचय और संश्लेषण की क्रिया कहलाती है उपचय। ये दोनों ही इसमें भाग लेते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एपिबोलिक पथ। इस श्वसन पथ को हम क्या कहेंगे, एपिबोलिक पथ, जिसके अंदर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, विखंडन का। उपचयन किसका हो रहा है, वापस वसा के संश्लेषण का। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एपिबोलिक पथ। ये तो हम बात कर ली वसा की। अब हम बात करेंगे अगर श्वसन में प्रोटीन भाग ले रहा है, कौन भाग ले रहा है, प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में बदलेगा, तो प्रोटीन सबसे पहले एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम। क्या कहते हैं, प्रोटीएज एंजाइम। ध्यान से सुनिए, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीन अगर श्वसन में भाग ले रहा है तो प्रोटीन सबसे पहले एक एंजाइम आता है जिसका नाम है प्रोटीएज एंजाइम। इस एंजाइम के सहायता से ये बदल जाता है अमीनो अम्ल में। किसमें बदल जाता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में। और ये अमीनो एसिड आगे जाकर श्वसन में भाग लेता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज, एपिबोलिक पथ। एपिबोलिक में हमने क्या पढ़ा कि जो श्वसन है उसमें जो मुख्य क्रियाधार होता है, श्वसन क्रिया में जो मुख्य क्रियाधार होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को काम में आने से पहले किसमें बदला जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। अब हम बात करें कि जो एपिबोलिक पथ है ये काम क्या है, क्या होता है इसमें। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में इस कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी वसा को, प्रोटीन को या कार्बनिक अम्ल को भी श्वसन में काम में ले लेते हैं। तो कैसे, तो देखिए अगर श्वसन क्रिया में वसा भाग ले रही है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। अगर श्वसन क्रिया में वसा भाग ले रही है, मतलब वसा की बात करें हम, अगर वसा भाग ले रही है, फैट भाग ले रही है, तो वसा सबसे पहले दो चीजों में बदल जाती है। पहली चीज बनता है इससे वसीय अम्ल, फैटी एसिड, वसीय अम्ल, और एक बनता है इससे ग्लिसरॉल, ठीक है। जो वसीय अम्ल होता है, ये वसीय अम्ल आगे चलकर बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। यही एसिटाइल कोएंजाइम आगे चलकर किसमें प्रवेश करता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। अगर ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल श्वसन में भाग लेगा तो सबसे पहले ये बदलाएगा फॉस्फोग्लिसरेड में। किसमें बदलेगा, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। और ये फॉस्फोग्लिसरेड आगे चलकर किसमें भाग लेगा, श्वसन में। किसमें भाग लेगा, श्वसन में। क्लियर है। हमने क्या देखा कि वसा है, इस वसा के विघटन के लिए और इस वसा के संश्लेषण के लिए दो स्टेप होते हैं। अगर वसा का विघटन हो रहा है उसको कहेंगे हम उपचय, अपचय, और अगर वसा का संश्लेषण हो रहा है उसको कहेंगे हम उपचय, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। इस वजह से ये दोनों ही स्टेप होते हैं इसमें, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, एपिबोलिक पथ। अगर श्वसन क्रिया में प्रोटीन भाग लेता है, कौन भाग लेता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, उसकी उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, अमीनो एसिड में, और ये अमीनो एसिड श्वसन में भाग लेगा आगे, ठीक है। ये आपके सामने एपिबोलिक पथ। क्लियर है। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।